नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई की चौथी कविता छापा पढ़ेंगे। छापा, जिसके पहले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ पंक्तियों का अर्थ समझा चुकी हूँ। अब हम इसके आगे की पंक्तियाँ देखेंगे और उसका सरल अर्थों में भावार्थ जानेंगे। इस कविता के कवि का नाम है ओम प्रकाश आदित्य, जिनके जीवन से हम परिचित हो चुके हैं। इन्हें हास्य व्यंग्य कविता का पुरोधा माना जाता था। इसके साथ ही इन्हें छंद शास्त्र और काव्य शास्त्र की भी अच्छी जानकारी थी। अब हम बढ़ते अपनी कविता की ओर। इस कविता की कुछ पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि कवि के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। वो भी कोई छोटा मोटा छापा नहीं, बहुत बड़ा छापा, जिसमें अधिकारी कवि के घर में घुस गए हैं और वे कवि से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। वे कवि से स्वर्ण की मांग कर रहे हैं कि सोना कहाँ छुपा कर रखा है, किंतु कवि उन्हें स्वर्ण को अपने काव्य से संबंधित करके अपनी कविताओं में उनको देखने के लिए कह रहे हैं। फिर अधिकारी झुंझलाकर उनसे चांदी की बात करते हैं। कहते हैं कि बताओ चांदी कहाँ छुपा रखी है। तो कवि उन्हें चांदी अपने बालों में आ रही सफ़ेदी को देखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको चांदी ढूंढनी है तो मेरे बालों में सफ़ेदी आ रही है, वो भी धीरे धीरे आप उसी में ढूंढ लीजिए। अब हम आगे अपनी अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई को नोचने लगे। यहाँ उद्भ्रांत शब्द का अर्थ होता है उद्विग्न, हैरान, और नोट अर्थात रुपए वाला नोट, करेंसी हमारी। और यहाँ पर लेखक जो नोट की बात कर रहे हैं कि परीक्षा अर्थात इम्तिहान के पहले जो बच्चे अपने पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए जो छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। गरज कर बोलना, गरज कर बोलने का अर्थ है यहाँ पर कि जोर से कड़क आवाज़ में बात करना। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है हमारे यहाँ सिक्कों से, जो हमारी सिक्के होते हैं उनसे, किंतु यहाँ पर लेखक ने मुद्रा का अर्थ समझा है अपने चेहरे के ऊपर आने वाले हाव भाव को, अर्थात मुख की मुद्राएं। तो यहाँ इन पंक्तियों में अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट अर्थात रुपये कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वो परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब आपकी मुद्रा से है, अर्थात पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लें। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकियों की रुई को नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपाकर रखे हों। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। पीपियाँ, पीपियाँ अर्थात ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना, टटोलना शब्द का अर्थ होता है उंगलियों से छूकर पता लगाना, अर्थात जांच पड़ताल करना, उनको छू छूकर आभास करना। गुल्लक, मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। पहले के ज़माने में मिट्टी के गुल्लक बनाए जाते थे ताकि उन्हें आसानी से फोड़ा जा सकता है। कनस्तर, कनस्तर अर्थात टिन का चौखटा पीपा, और मटका अर्थात मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड, शून्य अर्थात रिक्त, रिक्त संसार। अरण्यकांड, अरण्यकांड अर्थात
यहाँ इसका अर्थ है बिखरा हुआ, अर्थात फैला हुआ। जब लेखक के घर पे छापा पड़ रहा है तो पूरा उनका घर बिखरा पड़ा है, अधिकारियों ने उनका घर को तहस नहस कर दिया है। मुरझाना अर्थात चेहरे पर उदासी प्रकट होना। कवि यहाँ बताते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली और उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला। बच्चों का गुल्लक तक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सबको टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में एक ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, अर्थात उनके हाथ निराशा ही आई। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। यहाँ रौद्र और करुण रस की जो बात की गई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब कविता पढ़ते हैं तो उससे हमें अलग अलग प्रकार के रस प्राप्त होते हैं, जैसे वीर रस, करुण रस, रौद्र रस और श्रृंगार रस। यहाँ इन रसों का अर्थ होता है कि कविता पढ़ने के बाद जब हमें उससे कौन से आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इस रसों का उपयोग किया जाता है। किंतु यहाँ पर कवि ने रौद्र रस अर्थात रौद्र रूप का वर्णन अधिकारियों के क्रोधपूर्ण का वर्णन करते हुए कहा है। करुण रस अर्थात दया, अनुकंपा, और पछताना अर्थात जब कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए हमें दुख प्रकट होता है तो उसे कहते हैं पछताना। सिर झुकाकर वापस जाना अर्थात शर्मिंदा होकर वापस जाना। तो यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। जब अधिकारियों का गुस्सा शांत था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी और वे उनके यहाँ आ गए थे। अधिकारियों को कवि के घर में जब कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, और जब वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यहाँ सिर धुनने शब्द का अर्थ है पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना, और तख्त अर्थात लकड़ी का बना हुआ तख्ता। तो यहाँ कवि उन्हें रोककर कहते हैं कि रुकिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान आपको मेरे घर में अधिक धन मिलता तो आप उसे ले जाते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। मेरी हालत में मेरी स्थिति देखकर, अर्थात कवि की जो स्थिति है कि घर में खाली पीपियाँ हैं, खाली गुल्लक, मटके खाली, तो ऐसी स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग हैं और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, निकलवा भी लेने चाहिए। किंतु जिनके घरों में बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके घर में आप कुछ देकर भी तो जाइए। कवि उनसे अर्थात अधिकारियों से घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करने की मांग कर रहे हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है, तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते, वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कविता एक हास्य व्यंग्य कविता है,
तो यहाँ कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। ये कविता लेखक द्वारा लिखी गोरी बैठी छत पर से लिया गया कुछ अंश है। तो आप इसे पढ़िए और इसे समझिए। तब तक के लिए नमस्कार।